अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 7 के मुख्तसर सवालात का दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 10 तक हल करेंगे और इससे जुड़े हुए मौजू भी कोशिश करेंगे कि उसे तफसील से बयान करें और इसका जवाब जितनी आसान अल्फाज में हो सकता है देने की कोशिश करें। तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू जो है वो मुख्तसर सवालात ही हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने 5 मुख्तसर सवालात किए। आज कुछ और मुख्तसर सवालात करते हैं। इन मुख्तसर सवालात का जो रुझान है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की तरफ ही है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मुतल्लिक ही हैं, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी मुतल्लिक हैं। इनमें ये जो स्टील पर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है, ये एक मुख्तसर सवाल है और बड़ा अहम बोर्ड के लिहाज से मुख्तसर सवाल है। तो हमने कोशिश करनी है कि इन मुख्तसर सवालों को गौर से समझें। पहला, स्टील पर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। बड़ा सादा सा और आसान सा मैं आपको तरीका समझाने लगा हूं। देखें, स्टील जो है ना, स्टील को तैयार करने से मुराद मेरी यहां है साफ करना, पॉलिश करना, साफ करना और पॉलिश करना। अब आप कहेंगे पॉलिश करना बुक में तो नहीं लिखा हुआ, यहां पे क्या इसका मतलब हो सकता है? आपको बुक में एक जगह पे लिखा हुआ नजर आया होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तरीक़ेकार के अंदर कि रेत से मेटल को साफ किया जाता है। रेत से मेटल को साफ करना, बफ करना, असल में पॉलिश करना कहलाता है। उससे मेटल की ऊपरली जिल्द सिता उतर जाती है, नीचे से नई चमकदार और खूबसूरत सिता बाहर आ जाती है। तो हमने मेटल की पॉलिश से हरगिज़ मुराद नहीं है कि ये कोई वैक्स लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मेटल की जो सिता है उसको एक जैसा करना, साफ करना, उसके ऊपर से ख़राब हिस्सा निकाल देना। और यहाँ साफ करने से मुराद है उसे कास्टिक सोडा में डुबोने के बाद अच्छी तरह धोना। कास्टिक सोडा क्या करता है? उस पर लगी ग्रीस, मैल, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी किस्म का दाग, स्टेन उतार देता है। उसके बाद आपने स्टील को कैथोड बनाकर टिन के कंपाउंड, मसलन टिन क्लोराइड, टिन नाइट्रेट, कोई टिन का कंपाउंड लेना जब पानी में हाल हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट में डबो देना है। कुछ जगहों पे ना इंग्लिश में सबमर्ज होता है। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को पानी के अंदर डबो रहे हैं। टिन का एनोड उसी इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन में लगाकर इलेक्ट्रिसिटी चला दें तो स्टील पर टिन की तह जम जाएगी। अब ज़रा इसको मैं छोटा सा तस्वीर के ज़रिए बताने लगा हूँ। ये आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की किस्म है। इसमें जो कैथोड बना हुआ है वो स्टील मेटल का है और जो एनोड बना हुआ है वो किसका है? एनोड जो बना हुआ है ना, वो असल में आपका बना हुआ है टिन का, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही है। करंट ऑन करेंगे, टिन यहाँ से उतर के कैथोड पे आना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं स्टील पर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले के बाद क्यों की जाती है। यानी कि आप स्टील पर पहले निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्टील है, आप क्या करते हैं, पहले इस पे निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, इस पे स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं।
स्टील की कर लें डायरेक्ट, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ये आखिरी वाली क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। आप स्टील की ऊपर डायरेक्ट ही बिल्कुल सीधा सीधा क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लें। असल में क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग सही तरह जम नहीं पाती, उसमें से बुखारात या यूं समझ लें नमी घुस जाती है उसके अंदर और स्टील तक पहुंच जाती है। दूसरी बात, वो स्टील के साथ जब सही तरह जम नहीं पाएगी तो उतरना शुरू हो जाएगी। तो हमने स्टील के ऊपर पहले ऐसी मेटल लगानी है जो सही तरह जम जाए, उसके बाद हमने उसके ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। तो पहली वजह क्या है? क्रोमियम स्टील पर सही तरह जम नहीं पाता। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह, क्रोमियम स्टील पर सही तरह जम नहीं पाता। दूसरी वजह, इसमें से नमी दाखिल हो जाती है और क्रोमियम की तय उतर सकती है। लिहाजा हमने क्या करना होता है, पहले निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, फिर क्रोमियम की करनी है। आप निकल नहीं पसंद तो आप कॉपर की कर लें, लेकिन आपने स्टील पे सीधा सीधा क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करनी, वरना उसका फ़ायदा नहीं होगा। वो एक ख़ास शक्ल सूरत की तो शायद निकला है, लेकिन वो उसके ऊपर जो काम है उसको सही अंदाज से दे नहीं पाएगी, नतीजा नहीं आपको निकाल पाएगी। उसकी वजह यह है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो स्टील तक नमी को पहुंचने को रोक सके। अब सवाल नंबर 8 में है कि आप इस रिएक्शन को देखें और इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या नहीं हो रही। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, 0 रुपया, फिर आपने 1 रुपया अपने वालिदैन से लिया, फिर एक और रुपया लिया तो आपके पास 2 रुपये हो गए, फिर एक और रुपया लिया तो आपके पास 3 रुपये हो गए। हो क्या रहा है? आपकी दौलत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अगर तो प्लस में बढ़ रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। तो अगर आपका एल्यूमिनियम पे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो वह है 0। इलेक्ट्रॉन को निकाल कर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, कितना हो गया? +3। तो 0 से +3 का मतलब क्या है? 0 से +3 का मतलब यह है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना। तो अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, जो ये साबित हो रहा है कि 0 से +3, तो ये बढ़ने की वजह क्या है? आप कहेंगे सर उसने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। ये देखें, इतने इलेक्ट्रॉन का इखराज हो गया है, निकल गए हैं इतने इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने की वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन का इखराज। तो इलेक्ट्रॉन का इखराज क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तभी बढ़ता है जब ऑक्सीडेशन हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इखराज हो। इलेक्ट्रॉन्स के इखराज से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, लिहाजा इसे ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। अब दूसरा जवाब, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो उसे रिडक्शन कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो आप उसे रिडक्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पे, मिसाल बता रहा हूँ, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, जवाब का हिस्सा नहीं है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हासिल करके -1 में चला जाता है, आपके पास 0 रुपये हैं, आपने उधार ले लिया, तो आप -1 पे आ गए हैं। अब आप -1 पे आ गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा हो गए हैं, पहले आपके पास कुछ नहीं था, आप उधार भी चढ़ गए, तो अब आप
सिफर से भी नीचे उतर गए हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सिफर से मनफी की तरफ जाना शुरू हो जाए तो वो बढ़ नहीं रही, वो कम हो रही है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन हासिल करने से, पहले क्या कह रहे थे, खराज करने से ऑक्सीडेशन होती है, अब कहेंगे इलेक्ट्रॉन के हासिल करने से रिडक्शन होती है। 9वां सवाल, इसको ना थोड़ा सा समझा देता हूं। ये सवाल बयान क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि आप मिसाल के साथ यानी कि एग्जाम्पल के साथ साबित करें कि किसी आयन के एटम में तब्दीली, यानी कि मिसाल के तौर पे एक आयन है Fe+2, ये तब्दील हो गया Fe में, या Fe+2 तब्दील हो गया Fe+3 में, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहला सकता है। अब मैंने ये देखना है इस आयन में तब्दीली किस किस्म की होती है और इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा होता है। गौर से देखें जरा मेरी बात को। ये था +2, अब हो गया सिफर। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होने की बजाय कम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होने की बजाय कम हो गया। अगर आप गौर से देखें तो ये +2 से सिफर पे आ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। मैं आपसे कहूँ आपके पास 2 रुपए थे, आप कुछ भी नहीं है, तो आप कहेंगे मेरे पास कमी हो गई है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, ज्यादा नहीं हुआ। तो कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। तो ऐसी तब्दीली रिडक्शन कहलाएगी। या ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 यानी कि -2 से -3 हुआ है, बढ़ गया कम हो गया? आप फौरन कहेंगे सर बढ़ गया। कब बढ़ेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का इखराज करेगा। तो ऐसी तब्दीली ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो हमारे सवाल का जवाब ये है कि अगर आयन में ऐसी तब्दीली आए, अगर किसी आयन के एटम में ऐसी तब्दीली आए कि वो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ले। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कैसे सकता है? इलेक्ट्रॉन निकाल के। तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। यानी कि ना हमने यहां पे ये सोचना है कि ऑक्सीडेशन होती क्या है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका इखराज होता है और ऑक्सीजन का हसूल होता है, हाइड्रोजन का भी इखराज होता है, कमी होती है, निकल जाता है। हमारे यहाँ दूसरे वाली जो ऑक्सीडेशन वाली जो मुसावात है उसके अंदर हो क्या रहा है? Fe-2 से -3 पे जा रहा है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो अगर किसी आयन के एटम में ऐसी तब्दीली आए जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो मैं उस तब्दीली को कहूँगा कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक और मिसाल ली जा सकती है। देखें, आपका कोई एटम है, मिसाल के तौर पे आयन है, मिसाल के तौर पे हमारा है क्रोमियम +3, ये चला जाता है +6 पे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के। ऐसी सूरत में भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इससे अगला सवाल करते हैं। अब हम जो सवाल नंबर 10 है ना, वो मैंने उस जगह पे लिख दिया, हम वो करने जा रहे हैं। गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या बात हुई? देखें, गैल्वानिक सेल के अंदर एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है,
अब ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कैसे होते हैं वहाँ पे, बड़ी सादी सी बात है। मिसाल के तौर पे ये जिंक का एनोड है, जिंक के एटम इससे उतर के जिंक आयंस में तब्दील हो जाते हैं। जब जिंक एटम इससे उतर के जिंक आयन में बदलेगा तो एटम आयन में तभी बदलेगा ना जब वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस एनोड पे छोड़ के आयन के तौर पे उतर जाता है। अब बहुत सारे एटम जो है वो आयन की सूरत में उतरते हैं तो पीछे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाते हैं, लिहाजा इस एनोड पे ज़्यादा सारे इन इलेक्ट्रॉन्स का मजमूआ इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से इस एनोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्यों ऐसा होता है? गैल्वानिक सेल में तो ठीक है, समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन छोड़ जाते हैं एटम, तो उस वजह से वो एनोड जो है वो नेगेटिव चार्ज रखता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, अच्छा ये एनोड में पॉजिटिव चार्ज जो होता है की वजह, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज की वजह होती है, बल्कि होती है लिखने की ज़रूरत नहीं है, वजह यह है कि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। अच्छा, अब ये बड़ी सादी सी बात है, इसको समझें। ये एक इलेक्ट्रोड है, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। अगर आप इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये एक ऐसी बात थी जो हमें अक्सर और बेशतर सोचने में मजबूर करती थी। पहले सेल में हम उसको इस तरह पढ़ते हैं, दूसरे सेल में इस तरह पढ़ते हैं। दोनों में होता क्या है, देखिए दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का इखराज ही हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। तो हम फ़र्क अगर बयान करें तो इस पे एनोड पे इसलिए नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पे एटम अपने सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाते हैं। सारे से मुराद ये नहीं है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, सारे तो फिर वो अंदरूनी शेल के भी होंगे। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब सोडियम का अगर होता तो वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता, मैग्नीशियम का होता 2 छोड़ जाता, जिंक का 2 छोड़ गया, कॉपर का तो वो भी 2 छोड़ जाता। इस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है ना, उस पे जो चार्ज होता है वो इस बात पे मुनस्सिर होता है कि वो बैटरी का कौन सा टर्मिनल जोड़ा हुआ है। जो बाहर से बैटरी उस एनोड के साथ जुड़ी होती है तार के साथ, यह उस बात पे डिपेंड करता है, उस बात पे मुनहसिर करता है कि आप उसे बैटरी का कौन सा टर्मिनल जोड़ें। हमेशा एनोड पर पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है, कोना सिरा जोड़ा जाता है बैटरी का, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।